चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है और हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। तो अभी हमारा क्रैश कोर्स जो है नया नया अभी लॉन्च हुआ है। तो अगर आप अभी जो भी आपके पास समय बचा है उस पूरे समय को बढ़िया से यूटिलाइज करना चाहते हो और कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हो, सिलेबस के हर एक पहलू पे पकड़ बनाना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट चाहिए, सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ 999 इसकी प्राइस है। इसमें आप यहां पर ऐड हो सकते हो। इस कोर्स में, क्रैश कोर्स में ऐड होने के लिए क्या करना है आपको, हमारा जो एप्लीकेशन है सीयूटी कॉन्सेप्ट, ये देख सकते हो, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और वहां से जाकर के कोर्स में इनरोल हो सकते हो। आप लोग बताइएगा कमेंट में, इतिहास अभी तक कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कभी नहीं पढ़े हैं, पहली बार हमारे साथ पढ़ने जा रहे हैं? बताओ भाई, कितने ऐसे स्टूडेंट हो, कितने ऐसे स्टूडेंट हो? पेपर लीक करा दो सर, पेपर लीक होगा कैप्सूल सीरीज से। बताइए आप लोग कितने ऐसे लोग हो जो इतिहास को पहली दफा मेरे साथ पढ़ने जा रहे हो? सर मैं भी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुरभि। एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू का टेंशन मत लो, जितना टॉपिक पढ़ा रहा हूं सबका एमसीक्यू लाऊंगा। गुड इवनिंग। मैं नहीं सर, यानी कई ऐसे लोग हैं जो इतिहास को पहले पढ़े हुए हैं। यस, इतिहास डोमेन भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट का विषय होगा, इतिहास डोमेन। तो अब हम बात करते हैं एक सिविलाइजेशन के बारे में। जी हां, एक सभ्यता के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो सभ्यता था ना, सिविलाइजेशन, वो सिंधु नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, सिंधु नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए इसका नाम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। अब आप जब प्राचीन काल में जाओगे तो आप मेसोपोटामिया का नाम सुने होंगे, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन आप नाम सुने होंगे। मिस्र इजिप्ट का सिविलाइजेशन आप ये भी सुने होंगे। पीली नदी घाटी की सभ्यता यानी एलो रिवर सिविलाइजेशन जो कि चाइना में था। तो बहुत सारे उस समय प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, उस समय की सभ्यता था, है ना, उस समय का। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। चूंकि आप सभी लोग जानोगे, आप सभी लोग जानते होंगे, इसका जो एरिया रहा है, इसका एरिया भारत रहा है। भारत कहेंगे सर पाकिस्तान, उस समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, उस समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। इसीलिए भारत के एरिया में जो है, जो भारत का ये सभ्यता था, इतना आप जानो। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम डिटेल से बात करेंगे। जहां जहां आईवीसी लिखा होगा, आईवीसी लिखा रहेगा, समझना एकदम ध्यान से, ठीक है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया का पहला अर्बन सिविलाइजेशन था, अर्बन सिविलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई। अब आएगा कि बताओ भाई, भारत की पहली शहरी सभ्यता कौन था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला इंपॉर्टेंट सवाल आएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस प्रकार का सिविलाइजेशन था? तो अर्बन सिविलाइजेशन, शहरी सिविलाइजेशन था। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो है ना आसपास कहा जाता है कि 2500 ईसा पूर्व, यानी आज से बात करेंगे तो 4500 वर्ष पुराना, आज से अगर हम बात करेंगे तो 4500 वर्ष पुराना चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सिंधु नदी घाटी, घर्घर नदी के किनारे बसा हुआ ये सिविलाइजेशन था, है ना। इस सभ्यता की आधिकारिक घोषणा 1924 में हुआ, जॉन मॉर्सन के द्वारा किया गया था, है ना। लेकिन उसके पहले आप सभी लोग जानते हो कि 1921 ईस्वी में एक साइट का खोजा गया, उस साइट का नाम था हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा। इसीलिए हम लोग इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पहला साइट खोजा गया, डिस्कवर किया गया, उस साइट का नाम था हड़प्पन। क्या था? हड़प्पा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा जो है सबसे पहले खोजा गया 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। इसको लिख लो जी, ये पेपर में आने वाला सवाल है, ये सवाल पेपर में आने वाला है, कैप्सूल से सवाल सीधे आएगा आपके पेपर में। तो ये याद करो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे सिटी था। सबसे पहला शहर कौन खोजा गया? हड़प्पा। कब? 1921 में। अभी जी 1921 में 100 वर्ष पहले, है ना, लगभग। तो दयाराम साहनी नाम का व्यक्ति ने खोजा है। अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर भी करेंगे।
ऊपर इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा यहां पे भी लिखा हुआ है। उसके बाद जो कि हमने बताया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका नाम क्यों पड़ा, तो आपको समझ में आ गया क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा साइट की खोज हुई थी। ठीक है ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। जी सर, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था। किसने किया? राखल दास बनर्जी। नाम बताओ भाई। 1922 में दूसरा शहर की खोज हुई। उस शहर का नाम था, उस शहर का क्या नाम था? उस शहर का नाम था मोहन एक मूवी भी आया था 1922 में, इसको खोजा गया था। किसने किया? खोजा राखल दास बनर्जी, जो कि अभी आगे स्लाइड में मिलेगा, मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो है अर्ली फेज, ये मिडिल फेज, ये लेटर फेज, इसके बारे में बताया गया है। किसके बारे में? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इसके बारे में आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, ये यहां से सवाल आएगा नहीं, लेकिन 3 फेज में हम लोग बात कर लेते हैं। सवाल कहां से आएगा? तो यहां से आएगा। सवाल कहां से आएगा? तो यहां से आएगा। सवाल ये आता है कि जो लोथल है ना, लोथल एक साइट है, किसका है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है लोथल। लोथल भारत के किस राज्य में है? तो भारत के किस राज्य में? गुजरात राज्य में। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। अब देखो, अब सवाल क्या आएगा? सवाल जो आएगा ना, यहां पे आएगा कि यहां जो है ना पोर्ट यानी बंदरगाह की खोज हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI है, ये सवाल एनटीए दे चुका है पेपर में ये सवाल एनटीए दे चुका है कि लोथल जो साइट है वो भारत के किस राज्य में है और किस लिए फेमस है। तो लोथल भारत के गुजरात राज्य में है। फेमस किस लिए? तो यहां इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट मिला है, यानी कि आप समझ जाइए बंदरगाह मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि समुद्री रास्तों से व्यापार भी होता था। ठीक है ना। उसके अलावा अब देखो आगे बात कर लेंगे कालीबंगन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान में है। ठीक है ना। और यहां जो इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेत का निशान मिला है, यानी लकड़ी का हल का निशान मिला है। यानी इससे स्पष्ट होता है कि उस समय खेती भी हुआ करता था, खेती भी। तो ये समझ लीजिए, ये सवाल आएगा कि जुते हुए खेत या हल कहां मिला है? तो कालीबंगन में। अब देखिए सुरकोसदा, ये भी एक पोर्ट था, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये भी एक तो है ना पोर्ट था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट था। ये भी ये इसके बारे में कहीं लिखा आता है। अब देखो बनावली, ये हरियाणा में है। धौलावीरा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात में है। तो ये कई बार मिलान करने के लिए आएगा। जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम यहां बताएंगे, उसको ही आपको याद करना है। अब देखो, अब ये जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का साइट है, बहुत सारे, जैसे एक हो गया हड़प्पा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दयाराम साहनी ने खोजा 1921 ईस्वी में। और अब जब आगे बात कर लेंगे तो आगे जो है ना विशाल स्नानागार, एकदम VVI लिख लो, आएगा पेपर में। और अन्नागार, विशाल अन्नागार, ये भी इंपॉर्टेंट अगर आ गया, विशाल अन्नागार। तो ये दोनों कहां से मिला है? ये दोनों मिला है मोहनजोदड़ो से, तो ये जान लीजिए। और इसका अर्थ होता है माउंड ऑफ द डेड, ये इंग्लिश में, हिंदी में मृतकों का टीला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखो मैंने बताया कि ये जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, व्यापार का केंद्र था। चौहोदरो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है VVI, क्योंकि यहां पे एक मिला है क्या? यहां पे मिला है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते क्या पंजों का निशान। ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहां से मिला है? चौहोदरो से। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है इस स्लाइड में, जहां से आपके पेपर में सवाल आएगा। अब जब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा जो है इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। शहर ग्रिड प्रणाली, ये क्या है पता? इस पर आधारित था, जहां पे सड़क जो है ना एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। अब देखो इधर से भी सड़क,
इधर से भी सड़क, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार काटते थे, समकोण पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सड़क थी उस किस प्रकार था। तो शहर ग्रिड प्रणाली पे आधारित, यानी सड़क एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, यहां दे जो कि पकी हुई जो ईंट था ना जी, इसका नाम था टेराकोटा। टेराकोटा इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पकी हुई ईंट हुआ करते थे उसका नाम था टेराकोटा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी शहर थे एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, और जो पकी हुई ईंट थे ना उसको टेराकोटा कहा जाता था, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग दुनिया में कपास की खेती करने वाले पहले लोग थे, कॉटन की खेती करने वाले पहले लोग थे, है ना। यहाँ पे जो है गेहूं, जो सरसों, इन सभी का फसल हुआ करता था। जैसा कि आप सभी लोग देखते होंगे लकड़ी के हल, ये सब का निशान यहाँ से मिला है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बताऊंगा और उसको याद करना है। अब देखो, व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से किया जाता था। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर व्यापार पता है कैसे होता था। व्यापार होता था वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय मतलब समझ रहे हो कि तुम घड़ी दे रहे हो तो मैं भी कुछ उसके बदले कुछ और दूंगा। मतलब आप एक मोबाइल दे रहे हो तो मोबाइल के बदले हम पेन देंगे। इस प्रकार व्यापार होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था, यानी वस्तु विनिमय पे आधारित था। यह भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहां पे कोई भी धातु का उपयोग नहीं होता था, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो जो इंपॉर्टेंट है वही चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपके लिए कंटेंट ज्यादा ना हो, ठीक है ना। यहां जानते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक जो है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन था, यानी कि कांस्य युग की सभ्यता थी। तो ये भी कभी कभी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों को लोहा के बारे में, आयरन के बारे में जानकारी नहीं था। आप सोचो कि आज से 45 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को लोगों को लोहा के बारे में जानकारी ही नहीं था। और यह सवाल भी एनटीए दे चुका है पेपर में, VVI है। यह सवाल आ गया था कि किस धातु के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को जानकारी नहीं है। आयरन के बारे में, लोहा के बारे में जानकारी नहीं था। अब देखो, तांबा की खेती होती थी। तांबा राजस्थान के खेतरी के खान से, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी यह सवाल आ सकता है। तांबा कहां से संबंधित है? खेतरी के खान। टीन अफगानिस्तान से लाया जाता था, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखो, मैंने बताया टेराकोटा की मूर्तियां हैं, यानी पकी हुई ईंट की जो मूर्तियां थी, है ना, उसका बड़े पैमाने पे निर्माण किया जाता था, जो कि एक कला को प्रमाण देता है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां कोई भी मंदिर नहीं मिला है, कोई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी मंदिर नहीं मिला है ना। लेकिन प्रमुख पुरुष देवता जो थे वो पशुपति महादेव, है ना। ये ध्यान रखना, ये इसीलिए क्योंकि एक योग मुद्रा में दर्शाया गया है, जानवरों से घिरे एक योग मुद्रा में दर्शाया गया, इसीलिए हम ये कह सकते हैं। यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल आ सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किसकी पूजा करते थे? तो यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। सब लोग याद कर लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। यानी कि यहाँ जो माता लोग जो होते थे ना, उनकी जो है सत्ता चलती थी, यानी उनको हम लोग आगे मानते थे, है ना। ये भी ध्यान रखना। पृथ्वी को उर्वरक की देवी भी मानते थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में बताएंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट है, VVI। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लिपि था ना, वो था भाव चित्रात्मक लिपि, जिसको आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है। यह सवाल आएगा कि इंडस वैली, यस सर जी मालूम है, ये सवाल सना, यहां ध्यान दो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लिपि था, उस लिपि को क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक
लिपि, जिसको आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और VVI है, ये VVI है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आमतौर पे इसका टाइम पीरियड 2500 से लेके 1750 AD तक माना जाता है, यानी BC, AD नहीं BC, ईसा पूर्व 1750 BC तक ईसा पूर्व माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड। अब क्या हुआ कि इसका भी विघटन होना शुरू हो गया, इसका भी पतन होना शुरू हो गया। तो बहुत सारे इतिहासकार का अपना अपना मत है। बहुत सारे इतिहासकार ये बोले हैं कि बाढ़ आ गया था जिसके कारण ये सिविलाइजेशन का पतन हो गया। कई सारे ऐसे लोग भी बोले कि कोई ऐसी आकस्मिक घटनाएं हो गई जिसके कारण इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है पतन हो गया। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि भूकंप आ गया था। कई लोग ये बोलते हैं कि नदी के जो मार्ग है उसका मार्ग ही, नदी का मार्ग ही बदल गया था, है ना, जिसके कारण इस सिविलाइजेशन का पतन हो गया। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं जो एकदम की फैक्ट है। की फैक्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन को लोहे के बारे में जानकारी नहीं था, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट है। और यहां इंपॉर्टेंट है जो चेस होता है ना, चेस जैसा खेल और बुने हुए कपड़े, इस प्रकार जो है यहाँ के लोग जो है चेस खेलने पसंद करते थे, है ना। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, एक बार हम रिकेप कर लेते हैं, और सब लोग बताइएगा, कमेंट ओपन कर लेता हूं। अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक बार बताइएगा। सबसे पहला सवाल है कि हड़प्पा, जो एक हड़प्पा साइट है, इसकी खोज किसने किया बताइए कमेंट में बताइए। हड़प्पा की खोज किसने किया जी? हड़प्पा की खोज किसने किया? आप सभी लोग जानते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पहला साइट जिसको डिस्कवर किया गया उसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा था। 1921 में इसको खोजा गया और जिस व्यक्ति ने खोजा है उसका नाम था दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज जो 1921 में हुआ और दयाराम साहनी ने किया। एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोग बताइएगा। लोथल भारत के किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में है बताइए, कौन सा राज्य में है स्थित? लोथल जो है बंदरगाह था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण पोर्ट था, महत्वपूर्ण बंदरगाह था। क्या नाम था जी? नाम था लोथल। क्या नाम था? लोथल भारत के किस राज्य में था? बता रहे हैं सब लोग, बहुत बढ़िया, लाजवाब, सबका उत्तर आ रहा है, सब लोग बता रहे गुजरात। यस। अब अगला सवाल देखता हूं कौन सबसे पहले बताएगा। बताइए यहां पे किसकी पूजा की जाती थी? बताइए किसकी पूजा? इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसकी पूजा की जाती थी? जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि यहाँ पुरुष प्रधान सिविलाइजेशन नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन पुरुष प्रधान सिविलाइजेशन नहीं था, ये मदर यानी मातृ प्रधान सिविलाइजेशन था। तो यहां जो है मातृ देवी की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा, ये ध्यान रखना। अब अगला सवाल देखता हूं कौन बताएगा। महान ग्रेट स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहां मिला है? बताइए, ग्रेट बाथ यानी महान स्नानागार कहां मिला है जी? बताओ कमेंट में, बताओ, मजा आ रहा है। यस बताइए। बहुत बढ़िया अंशुप्रिया, करेक्ट। सबसे पहले अंशुप्रिया बताइए। उसको बोल सकते हैं मृतकों की टीला, है ना। अब आप लोग समझ गए होंगे ये एक सिंध शब्द में है और उस शहर का नाम है मोहन। ये किस नदी के किनारे है? सिंध नदी के किनारे, सिंध। और इसकी खोज कब हुई? 1922 में। किसने किया? राखल दास बनर्जी। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट।
कल जय श्री मैसेज की, बोली सर हम उत्तर देते हैं आप मेरा नाम ही नहीं लेते हो। अरे यार आपका फोटो लगाएंगे, नाम नहीं आपका फोटो लगेगा। आप सिलेक्शन लो, आप सिलेक्शन लेने के लिए तैयार हो? यस। चलिए अब आगे एक सवाल है, एक सवाल है, आप बताइएगा। मैं देखता हूं कौन बताने का प्रयास करता है ना। यह सवाल है कि एक काइट यानी बिल्ली, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान कहां से मिला है? बताइए भाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन का किस साइट में बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? अब बताइए, मैं देखता हूं कौन बताएगा, है ना। सर इंग्लिश प्लीज, थोड़ा सा मैनेज कर लो, कोई बात नहीं, इंग्लिश भी मैं लिख देता हूं। लेकिन अभी देखो पूरा इंग्लिश से लिखा हुआ था, थोड़ा सा मैं हिंदी लिख रहा हूं कि हिंदी में थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हूं, है ना। बताइए कालीबंजन, ये कौन बताया? डेनी राजा की जय हो, डेनी राजा की जय हो, ये बताया है कालीबंजन। अरे वाह, मजा आ गया, इसको ये जीता है करोड़पति। यस। अब स्नेहा का भी उत्तर आ रहा है, प्रथम का आया है बनवाली। अरे वाह क्या बात है, ऐसे स्टूडेंट को मिलेगा यहां से इनाम। इसका सही उत्तर है चौहदरो, है ना, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, बस यहीं तक रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, इन्होंने भी खोज किया था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित जितने सारे सवाल आ सकते हैं आपके जीटी में, उसके अनुसार मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा और आप जान सकते हो कि इसका चौहद्दी वगैरह जान सकते हो, है ना। थोड़ा बहुत अगर आपको और ज्यादा जानना है, जैसे इसका आकृति, हाँ ये मैं बता देता हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो आकृति था, है ना, वो किस प्रकार था? तो ये त्रिभुजाकार, किस प्रकार? त्रिभुजाकार। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पे एक शहर था, एक यहां था, एक यहां, तो इस प्रकार इसका एरिया था। तो इसका आकृति क्षेत्रफल जो था ना 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसी प्रकार के आसपास था, ठीक है ना। तो इसका आकृति त्रिभुजाकार। और यहाँ का लिपि भाव चित्रात्मक। तो यहाँ का लिपि एक बार आप लोग लिख लो कमेंट में, अगर ये सवाल आ जाए तो बना देना, है ना। ये सब एकदम इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया है, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन था, यानी एक शहरी सभ्यता थी, है ना। एकदम ध्यान रखना, किसी को कोई दिक्कत अगर इससे सवाल आएगा तो आप लोग बना दोगे जी। अगर सवाल आएगा तो आप लोग बना दोगे ना, ऐसा नहीं ना कि नहीं बनाओगे। अगर इससे सवाल आएगा तो बना दोगे। ग्रेट बात, ग्रेट अन्नागार, ये सब मिला है कहां से? तो ये सब हमने बताया है आपको। और यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, है ना। और शहर ग्रिड प्रणाली कहलाता था। पकी हुई ईंटे को टेराकोटा। तो ये कहीं से कोई दिक्कत, किसी को यहाँ के लोगों को लोहा के बारे में जानकारी नहीं था, है ना जी। तांबा कहां से? खेतरी के खान से। किसी को कोई दिक्कत एक बार बता दो कमेंट में, नहीं तो फिर हम अगले स्लाइड पे चलेंगे। अगले स्लाइड यानी अगला टॉपिक। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है जी तो कैसे काम होगा? थोड़ा बहुत दिक्कत होनी चाहिए। एकदम क्लियर। देखो, आमतौर पे इसके बाद का जो टॉपिक होता है उस टॉपिक को हम लोग कहते हैं वैदिक पीरियड, वैदिक काल। दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, जिसको बोलते हैं एक क्या लेटर वैदिक पीरियड, और एक को बोलते हैं एर्ली लेटर वैदिक पीरियड, है ना। जो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, जो कि पूर्व उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है ना। उसके बाद हम लोग आमतौर पे महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, आप लोग बताइए महाजनपद कितना था? महाजनपद
महाजनपद की संख्या। महाजनपद की संख्या बताइए उस समय महाजनपद की संख्या कितना था? तो आप सभी लोग जानते होंगे, बता रहे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। बाद में आप जानते होंगे कि एक महाजनपद जो कि बहुत बड़े पैमाने पे आगे बढ़ा, उसका उत्कर्ष हुआ, उसका नाम था मगध। लेकिन इस समय 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद। इसके बारे में उल्लेख मिलता है, एक दो ग्रंथ है, एक है जैन ग्रंथ और एक है बौद्ध ग्रंथ, है ना। जो जैन ग्रंथ है उसका नाम बता सकते हो आप लोग कमेंट में, और जो बौद्ध ग्रंथ है उसका नाम भी बता सकते हो कमेंट में, अगर आप जानते हो तो। जैसे एक है अंगुत्तर निकाय जिसमें उल्लेख मिलता है, और एक है भगवती सूत्र, ये जैन ग्रंथ, इसमें उल्लेख मिलता है ना। अब सवाल आता है ना, टोटल कितना महाजनपद था? 16। इसमें एक महाजनपद, एक ओनली वन ऐसे महाजनपद था जो साउथ इंडिया में था। साउथ इंडिया में ये कई बार सवाल आता है। इस महाजनपद का नाम कोई बताएंगे कमेंट में? एकमात्र महाजनपद जो कि साउथ इंडिया में था, उसका नाम था अस्मक, जिसका कैपिटल था पोतन कैपिटल, है ना। अस्मक का राजधानी कहां है? कैपिटल पोतन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पूरा ध्यान रखना है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे मैं बार बार कहता हूं ना कि अगर जीके जीएस का सवाल आपके पेपर में आया तो आप 100% सही बना के आओगे, 100%। ठीक है ना जी। तो ये आपको समझ में आया। और भी महाजनपद था, जैसे अंग, है ना, मगध, बज्जी, आप सभी लोग जानते होंगे। क्योंकि अब आगे बढ़ते हैं, अब सीधे हम बात करते हैं, जब मौर्य डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, सीधे हम आ जाते हैं। क्योंकि जब मगध का उत्कर्ष होता है ना, तो सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी आता है, हर्यक डायनेस्टी, फिर आते रहता है नंदा डायनेस्टी, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। जो नंदा डायनेस्टी है, उसी का एक अंतिम राजा हनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य एक नया वंश का स्थापना करता है, जिसका नाम होता है मौर्य वंश। और किसके सहयोग से? तो आप सभी लोग जानते होंगे, चाणक्य के सहयोग से। मेरा हल्का हल्का सर दर्द कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे नथिंग। कभी कभी होता है ना कि सर बहुत दर्द करने लगता है, पता नहीं क्यों। मुझे पानी पीना चाहिए, मैं पानी पी के आता हूँ।
चलिए जी, मैं आ गया हूं। मैं ठीक हूं, हल्का हल्का थोड़ा, पता नहीं अचानक पेन पेन होने लगा सर में अचानक। कोई बात नहीं, आराम आराम से जो है मैं बोलता हूं और मैं पढ़ा के ही जाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसे टॉपिक से सवाल भी आपके पेपर में आते हैं। ये इस टॉपिक के बारे में जो हम बात करें, ये टॉपिक है मौर्य अंपायर। मौर्य अंपायर, ठीक है ना, मौर्य अंपायर। अब सबसे बड़ी बात है कि मौर्य अंपायर का स्थापना कैसे हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके पहले एक नंदा डायनेस्टी का टाइम पीरियड चल रहा था, नंदा डायनेस्टी है ना, नंद वंश, नंद वंश। और इसका अंतिम राजा था घनानंद, अंतिम राजा, लास्ट, क्या नाम था, घनानंद। तो घनानंद को, घनानंद है ना, घनानंद था लास्ट राजा। तो इसको जो है हराया, कौन हराया, चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहयोग से हराया, तो किसके सहयोग से हराया, तो कौटिल्य, चाणक्य के सहयोग से हराया, ठीक है ना, जो कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन बना, कौटिल्य, जिसको हम लोग चाणक्य भी कहते हैं। उसके बाद जो है इन्होंने मौर्य साम्राज्य का, मौर्य अंपायर का इन्होंने स्थापना किया, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़िए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो करीब करीब जो कि स्पष्ट 322 321 22 ईसा पूर्व में इन्होंने इसका स्थापना किया। कब, 322 ईसा पूर्व में जो है मौर्य अंपायर का इन्होंने स्थापना किया। तो मौर्य साम्राज्य का फाउंडर कौन है जी, कौन है फाउंडर, फाउंडर का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये सवाल आएगा, आप लोग बना देना, ठीक है ना, ये सवाल आएगा, आप लोग बना देना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जी जी, आप लोग का सवाल भी ले लूंगा, काहेगा परेशान हो रहे हो, बताइए। सर आर यू ओके ना, हाँ मैं ठीक हूं। अरे कभी कभी पता है क्या होता है, मेरे साथ ये एक समस्या, पता नहीं और भी किसी, कभी कभी जो हड्डी नस होती है ना, ऐसा लगता है कि नस बहुत टाइट हो गया, पता नहीं, बहुत तेज, एकदम पूरा एकदम शून्य टाइप हो जाता है नस, ये पता नहीं कभी कभी होती है, और अभी क्लास में ही हो गया, ठीक है ना जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि फाउंडर था मौर्य अंपायर का। उसके बाद इसी का बेटा का नाम था बिंदुसार, बिंदुसार इसी के बेटा के नाम। तो चंद्रगुप्त मौर्य किसका पिता था, बिंदुसार का। अब पोता कौन था, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक के पिता कौन था, तो बिंदुसार, ये जान लीजिए। इसका बेटा बिंदुसार, इसका बेटा सम्राट अशोक, ये तीन सम्राट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी से सवाल आता है, खासकर अशोक से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैं बता रहा हूं कि मगध अंपायर का जब उत्थान हुआ, ठीक है ना, तो उसमें एक वंश था, उस वंश का नाम था हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का फाउंडर कौन है, बताएगा कोई, हर्यक वंश का फाउंडर कौन है, कोई बताएगा कमेंट में, बताइए। क्यों मैं ये सवाल यहां लिख रहा हूं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, बताइए कमेंट में। देखिए आस्था का आया है, अंशु का, सबका आ रहा है। बिंबिसार, क्या आ रहा है, बिंबिसार, बहुत बढ़िया, बिंबिसार, बिंबिसार। तो कभी भी कंफ्यूजन मत होना, बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का फाउंडर था, और बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। बेटा किसका बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना। और
इसका बेटा कौन है, इसका बेटा है सम्राट अशोक। तो ये जान लीजिए, ये एरो का निशान लगा दिया हूं, ठीक है ना। अब मौर्य अंपायर का जो लास्ट राजा था, सबसे अंतिम वाला, उसका नाम था बृहद्रथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब आप मौर्य अंपायर के बारे में पढ़ोगे डिटेल से इतिहास को, तो पाओगे कि जो मौर्य मगध का जो पहला राजवंश था ना, उसका नाम विदरथ ही था। लेकिन मौर्य अंपायर का अंतिम राजा जो है विदरथ था। इसका ध्यान रखना है ना, इसका ध्यान रखना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम इस स्लाइड में बात करेंगे फाउंडर के बारे में। फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन्होंने नंद वंश को हराया, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, और इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया, ठीक है जी। अब एक और इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सेल्यूकस निकोटर के साथ, कहीं कहीं 304 भी आ जाएगा, 304 305 ईसा पूर्व, 305 304 बीसी, कहीं कहीं आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, ईसा पूर्व। सेल्यूकस, ये सेल्यूकस कौन था? तो महान सिकंदर का सेनापति, महान सिकंदर का सेनापति। क्या नाम था जी? सेल्यूकस निकोटर, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे। इन्हीं का बेटी था, इनके बेटी का नाम था हेलेना। इनके बेटी का नाम क्या था? इनकी एक बेटी थी, बेटी का नाम था हेलेना कार्नोनिया, जिसकी शादी किससे हुई? चंद्रगुप्त मौर्य से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ मेघास्तनीज आया था, मेघास्तनीज जो कि पटना आया था, इसी के साथ। तो ये भी ध्यान रखना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बिंदुसार। इसका देखो मतलब क्या होता है? अमित्र घाट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल आता है कि बिंदुसार का अर्थ क्या होता है? तो अमित्र घाट, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन्होंने आजीवक संप्रदाय को जो है इन्होंने जो है संरक्षण दिया, इनके और इनका झुकाव था। अब एक सवाल है कि आजीवक संप्रदाय का फाउंडर कौन है, यानी प्रवर्तक कौन है? बताइए कमेंट में। जो बता देंगे ना, उसका नाम एकदम प्यार से लूंगा। एक संप्रदाय था आजीवक संप्रदाय, जिसका प्रवर्तक कौन है बताइए कमेंट में। हाँ, मेगास्थनीज इंडिका बुक लिखा है। पानीपत बार में आप नहीं आए, क्यों? मैं नहीं गया था पानीपत में, क्योंकि मैं पानी पी रहा था। होगा ऐप पे जाएगा। इस सवाल के बारे में बताइए। क्या जी? बताइए इसके बारे में। अशोक, देखिए डेनी राजा, अरे डेनी राजा, लगता है तुम एआई का यूज किए हो, है ना। प्रथम, बहुत बढ़िया। मखनी लाल गोसाल या गोसाल, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, मतलब सही उत्तर आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो उसके पहले जान लेते हैं, उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से सुनना। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। जैन धर्म, ठीक है ना, जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का एजुकेशन इन्होंने अपने गुरु का नाम था, इनके गुरु का नाम था भद्रबाहु, है ना, भद्रबाहु। इनके गुरु का नाम क्या था? भद्रबाहु। किनके गुरु का नाम? चंद्रगुप्त मौर्य का। इन्होंने, जो इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 298 ईसा पूर्व में सरवन बेलगोला, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कहां पड़ता है? कर्नाटक में। सरवन बेलगोला की पहाड़ियों पे इन्होंने संरेखना, क्या मैंने बोला?
लेखना विधि से अपना प्राण किया त्याग किए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर संलेखना विधि क्या है? संलेखना विधि क्या है? तो एक ऐसी विधि जैसे मान लो हम अन्न त्याग दिए हैं, यानी अन्न खाएंगे ही नहीं, नहीं खाना पीना, एकदम भूखे रहेंगे, है ना, उस प्रकार इन्होंने अपनी मृत्यु को प्राप्त किया। संलेखना विधि कहां? श्रवण बेलगोला में। कब? 298 ईसा पूर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं लिखाया हूं ना, ये जीटी के लिए एकदम रामबाण है, एकदम रामबाण है जीटी के लिए, जीटी के लिए एकदम रामबाण है जी, ठीक है ना। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बिंदुसार है। बिंदुसार किस धर्म की ओर इनका झुकाव था? तो आजीवक संप्रदाय। जब हम बात करेंगे अशोक के बारे में तो इन्होंने बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। आप देखिए इन्होंने बौद्ध धर्म का एजुकेशन उपगुप्त, उपगुप्त नाम इनका गुरु का नाम था, उपगुप्त। तो अशोक के गुरु का नाम क्या है? अशोक के गुरु का नाम क्या है? उपगुप्त। एकदम इंपॉर्टेंट। अशोक के गुरु का नाम क्या है? उपगुप्त। तुम लोग के गुरु का नाम क्या है? रजनीश। तुम लोग के गुरु का नाम क्या है? रजनीश। अशोक के गुरु का नाम क्या है? उपगुप्त, उपगुप्त, है ना। अब सम्राट अशोक के बारे में बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि बहुत कम एज में 269 ईसा पूर्व में जो है ये गद्दी पे बैठे, गद्दी पे। और 261 ईसा पूर्व में एक बहुत व्यापक युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध, जिसके बाद इन्होंने शास्त्र यानी कि युद्ध करना बंद कर दिए, है ना, ऐसा कहा जाता है, जो कि आप सभी लोग पढ़े भी होंगे। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। इसके बाद इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे, तो इनका बेटा का नाम क्या था? महेंद्र। अब बेटी का नाम संघमित्रा को कहां भेज दिया? श्रीलंका, साउथ इंडिया। तो ये देखो अशोक बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था और अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटी और बेटा को प्रचार करने भेज दिया। इतना ही नहीं, अशोक के ही टाइम पीरियड में आप सभी लोग जानते होंगे कि पाटलिपुत्रा में 3rd बौद्ध काउंसिल का आयोजन किया गया। आप सभी लोग को याद होगा कि बौद्ध संगति का 3रा आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया था, है ना। पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा तो कुंडलवन कश्मीर में। तो ये भी ध्यान रखना। तो इन्होंने सबसे पहले सिंहासन पे बैठने से पहले तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय बना। ये भी आई है, कई बार ये सवाल आता है। अब इन्हें कहा जाता है, इनका टाइटल है देवताओं का प्रियदर्शी। इनका एक उपनाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियदर्शी। तो प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? अशोक को। अशोक को किस नाम से पुकारा जाता है? प्रियदर्शी। अशोक को किस नाम से पुकारा जाता है? प्रियदर्शी। अशोक को किस नाम से पुकारा जाता है? प्रियदर्शी। एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभिलेख के माध्यम से सीधे जनता के संपर्क में रहने वाला पहला राजा था। और आप सभी लोग जानते हो कि इनका अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता कौन पाया है? बताइए कमेंट में, बताओ जी, बताओ आप लोग कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता कौन पाया है? और जो अशोक के अभिलेख था वो ब्राह्मणी खरोष्टी लिपि में लिखी जाती थी। जेम्स प्रीसेप, बहुत बढ़िया, गुड। कब जी? कब अंशु जी बताओ? तो 1837 ईस्वी में, 1837 एडी में, है ना। 1838-37 सब चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जेम्स प्रिंस नहीं, जेम्स प्रीसेप। तो ये भी ध्यान रखना जो कि आप लोग बता रहे हो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं।
जब आगे बात करेंगे तो जैसा कि अभी हमने बताया कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ, जिसके बाद इन्होंने जो है इनका हृदय परिवर्तन हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा मारपीट हुआ था। इसीलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप सभी लोग जानते हो पाटलिपुत्रा में तीसरा बौद्ध संगति हुआ, जिसके बारे में हम अभी बता रहे थे। धर्म का इन्होंने खूब प्रचार कराया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आगे जब बढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक रोड मैप, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य अंपायर का चंद्रगुप्त मौर्य, कंफ्यूज मत होना है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, इसका बेटा का नाम बिंदुसार, इसका बेटा का नाम अशोक। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय, अशोक बौद्ध धर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस धर्म को मानते थे, है ना, अनुयायी किस किस धर्म के थे। अगला सवाल, जब अगला सवाल अर्थशास्त्र नहीं अस्त्र शस्त्र, है ना। अब देखो और भी इनका जो राजा था दशरथ और संपर्ति, इनसे ज्यादा सवाल आता नहीं है, इनसे ज्यादा सवाल नहीं आता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इन सभी से ज्यादा सवाल नहीं आता है, लेकिन एक क्रम में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखो एक चीज और बता रहे हैं, गार्गी संहिता के अनुसार, इसके बारे में बाद में बताएंगे, ये बहुत हार्ड है तो बाद में बताएंगे। अंतिम राजा का नाम था गिरिधरथ, ये इंपॉर्टेंट है। और इनके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो है हत्या कर देता है, और ये बाद में शुंग वंश का स्थापना करते हैं, जो कि आप सभी लोग जानते हो कि शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग करते हैं, और ये गिरिधरथ की हत्या कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल जानने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इससे सवाल आएगा। सबसे पहले मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के बारे में आप लोग जानते हो। मेगास्थनीज जो कि यूनान से आया था, कहां से आया था, यूनान से आया था। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और किताब एक लिखते हैं। किताब का नाम आप सभी लोग बता रहे थे, इंडिका। किताब का नाम इंडिका, इनका बुक का नाम क्या है जी, इंडिका। इसी बुक में ये पटना के बारे में बताते हैं और भी बहुत सारा चीज के बारे में ये बताते हैं। जैसे पटना को ये पोलिब्रोथा नाम देते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आगे जब बढ़ेंगे तो जैसा कि हमने बताया ही कि बौद्ध धर्म का पालन किया अशोक, है ना, लेकिन कभी भी प्रजा पे इन्होंने बोला नहीं कि आपको भी अपनाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो राज्य में महिलाओं को उच्च स्थान दिया जाता था, है ना। तलाक या पुनर्विवाह की अनुमति थी, है ना। इसके अलावा पशुपालन पे कौटिल्य के द्वारा टैक्स कर लगाए गए थे। उपजाऊ मिट्टी था, नदियां, भरपूर बारिश होती थी, तो कृषि के लिए बढ़िया स्थिति था। और थोड़ा सा इनकी मुद्रा करेंसी जो था उसको पन्न कहा जाता था, VVI। मौर्य अंपायर में, मौर्य डायनेस्टी में जो करेंसी चलती थी उसको क्या कहते थे, पन्न। क्या कहते थे, पन्न। ध्यान रखो, देख लो भाई, मौर्य अंपायर में जो करेंसी चलता था उसे हम क्या कहते थे, पन्न, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो यहां से इतना बड़ा साम्राज्य, ये साम्राज्य जो है मौर्य अंपायर का साम्राज्य था, मौर्य अंपायर का। तो ये अपने आप में देख सकते हो कितना बड़ा साम्राज्य था, कितना बड़ा, बहुत बड़ा साम्राज्य था, है ना जी। मौर्य अंपायर का बहुत बड़ा साम्राज्य था। आज के लिए इनफ है। अरे चुल्लू भर पानी में पी लो, चुल्लू भर पानी पी लो और पी जाओ सब के सब। मतलब क्या हुआ जी, किसी को कोई डाउट? अरे क्लासेस ऐप पर जाएगी, थोड़ा सा टीचर थोड़ा लेक्चर थोड़ा भेजेंगे ना टाइम से तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये है कि डाउनलोड कर लीजिए CUT कॉन्सेप्ट का ऐप प्ले स्टोर से और हमारे साथ तैयारी में लग जाइए। हर एक सेक्शन बना हुआ है, जिस भी कोर्स की तैयारी करते हो पेड कोर्स में जाके तैयारी कर सकते